So hello everyone. Today we are going to discuss about थ्री फेज सिस्टम. तो थ्री फेज सिस्टम हमारा एसी का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग एक बात करेंगे स्टार और एक बात करेंगे डेल्टा की. तो आज हम लोग ये स्टार लेकर चल रहे हैं, डेल्टा हमारा ऐसा रहेगा. ठीक है. तो इसमें देखिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक लाइन और एक फेज़. ठीक है. हमारा लाइन करंट, लाइन करंट और फेज़ करंट क्या है, लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज क्या है. तो देखिए ये जो मेरा ना डेल्टा है, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे बाहर गया है ना. और जो मेरा लाइन से बाहर जा रहा होता करंट होता है, जैसे यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, ये सारे करंट मेरे होते हैं लाइन करंट, है ना. ये होते हैं मेरे लाइन करंट. फ्लोइंग आउटसाइड द कॉइल इज आर लाइन करंट. लाइन करंट ये हो गया. तो फेज़ करंट क्या हुआ, जो इस पर्टिकुलर कॉइल में, तो इस पर्टिकुलर कॉइल का जो करंट होगा ये मेरा फ्लो करके बाहर ही जाएगा. इसका मतलब हमें एक चीज़ दिखी, ये जो मेरे पास स्टार कनेक्शन सिस्टम है, इसमें मेरा लाइन करंट और मेरा फेज़ करंट सेम है इन स्टार. ठीक है. लेकिन अगर हम वोल्टेजेस की बात करें, तो वोल्टेज किसी एक कॉइल में जो होगा वो मेरा फेज़ वोल्टेज हुआ. ठीक है. लेकिन जो वोल्टेज मेरा इन दो के अक्रॉस होगा वो मेरा लाइन वोल्टेज हुआ. तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि इसका वोल्टेज अलग होगा, इनके बीच का वोल्टेज अलग होगा. तो यहाँ पे VL इज़ नॉट इक्वल्स टू VP और EL इज़ नॉट इक्वल्स टू EP. ठीक है. तो ये मेरा स्टार का दो केस बना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें V के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि IL का रिलेशन तो हमने निकाल ही लिया, IL इज इक्वल्स टू IP. अब हम देखेंगे कि EL और EP के बीच में रिलेशन है क्या. तो देखिए इनका रिलेशन अगर हमें निकालना है, तो पहले तो हमें ये सर्किट बना लेना है. ऐसे आप सर्किट बना लो. इसके बाद ये RY भी हमने ये पॉइंट्स दे दिए अकॉर्डिंगली, यही हम लोग देते हैं मोस्टली, RYB, है ना. रेड, येलो, ब्लू ऐसे करके याद कर लो. ठीक है. तो ये जो RYB हमने दिया, इनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है, फेज़ एंगल का जो डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री होता है. ये चीज़ रिमेंबर रखिएगा कि जो RYB के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है वो 120 डिग्री है हर में. जैसे R और Y में 120 डिग्री, है ना, RB में 120 डिग्री, B और Y में 120 डिग्री. ठीक है. तो सब में 120 डिग्री का डिफरेंस है. ठीक है. ये बहुत नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ हो गई. अब आइए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे RYB के बीच का लाइन और फेज़ के वोल्टेज के बीच में रिलेशन कैसे पैदा करेंगे. तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो वोल्टेज होगा उसको हम ER मान लेते हैं, R के अक्रॉस. इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको EY मान लेते हैं, और B के अक्रॉस जो इस कॉइल में होगा ये मेरा होगा EB. अब देखिए ये हालांकि कॉइल्स में है तो ये मेरे फेज़ वोल्टेजेस हो गए, लेकिन अगर हमें लाइन वोल्टेज इनका निकालना है तो R और Y के बीच में होगा. तो R और Y के बीच में मेरा ERY दे देते हैं, क्या ज़रूरत है ज़्यादा पंचायत पालने की. ERY हो गया मेरा ये. अब ये देखिए Y और B के बीच में क्या वोल्टेज होगा, Y और B के बीच में मान लेते हैं YB मान लेते हैं. ठीक है. उसी तरह R और B के बीच में होगा, उसको BR या RB मान लेंगे, ERB. ठीक है. अब देखिए इतने तो हमारे ये लाइन वोल्टेजेस आ गए और फेज़ वोल्टेजेस आ गए, क्योंकि हमने ये करंट तो निकाल रखी है. अब हमें चाहिए सिर्फ वोल्टेज का रिलेशन. अब एक बात बताइए, आपने फेज़र सम पढ़ा होगा, फेज़र सम AC पढ़े तो फेज़र सम पता होगा. खैर मैंने वीडियो में नहीं अपलोड किया फेज़र वाली वीडियोज़, पर फेज़र सम का ये सीन रहता है कि जैसे देखिए आपको अगर ERY ये निकालना है आपको इनका, तो ERY का फेज़र सम होगा ER प्लस EY. ठीक है. ये इनका फेज़र सम होगा. ठीक है. ये इनका फेज़र सम होगा. अगर लाइन हमारा ये एक लाइन है मेरा, तो इस लाइन का इन दो फेज़ का फेज़र सम हो जाएगा. ठीक है. तो ये फेज़र सम कैसे होता है, देखिए अगर आपको मान लीजिए ER आपने माना है ये रेफरेंस पे, इसे एकदम ईजी डायग्राम से चलते हैं हम लोग. ER हमने ये माना है, ER इसको हमने ER माना. ठीक है. इस कुछ भी नहीं, अच्छा ये भूल जाओ, अगर ये नहीं याद रखना है ये भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद रखना है इसको. ठीक है. हमें ये याद रखना है कि ER हमने कोई एक रेफरेंस पे माना. अगर आपने यहाँ पे ER माना तो इससे कितना डिग्री पे EY होगा, अभी हमने बताया था 120 डिग्री. तो EY मान लेते हैं 120 डिग्री. तो 120 डिग्री 90 ये हुआ, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा. बहुत ज़्यादा कर दिया क्या हमने, चलो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से बना लेना. ये 120 डिग्री ये हो गया मेरा EY. ठीक है. अब एक बात बताते हैं, देखिए अब अगर याद नहीं हो पाएगा, सिंपल सा एक लॉजिक लगा लेना कि ये जो EY और ER के बीच का जो एंगल, जो बीच का जो पैरेललोग्राम होता है ना, तो ये जो डायगोनल रहेगा मेरा, इस डायगोनल को ही हम
लाइन मानेंगे। ये मेरा अगर दो फेज़ है तो ये मेरा बीच वाला लाइन हो गया, मतलब ERY ये हो गया मेरा, ठीक है। तो ये कितने एंगल से इंक्लाइंड है? 60 डिग्री से, क्योंकि डायगोनल हमेशा बीच में से कटता है और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो EY और ER के बीच में ERY जो कि मेरा लाइन है, दो फेज़ के बीच में जो मेरा एक लाइन है वो 120 डिग्री से इंक्लाइंड डायगोनल पे है हमारे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर याद हो तो क्या होता था? ERY इज इक्वल्स टू, पहले पैरेललोग्राम लॉ पे चलते हैं। याद है? √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ER² प्लस EY² प्लस 2EREY cos थीटा। अब एक चीज़ आएगी आपको याद रखने वाली, ठीक है, वो याद रखना पड़ेगा आपको हमेशा कि एक कंडीशन आती है इस 3 फेज सिस्टम में, बैलेंस कंडीशन। उस बैलेंस कंडीशन में आपको रिमेंबर क्या रखना है कि आपके सारे लाइन बराबर हो जाएंगे, मतलब सारे लाइन के बराबर हैं, सारे लाइन वोल्टेज लाइन के बराबर हैं, सारे फेज़ वोल्टेज के बराबर हैं, सारे जो है लाइन करंट सारे लाइन करंट के बराबर हैं, सारे लाइन जो है सारे फेज़ करंट के बराबर हैं। मतलब समझ में आ रहा है? जितने भी फेज़ वाली चीज़ें वो फेज़ के बराबर, करंट में वोल्टेज में जितनी फेज़ वाली चीज़ें अलग अलग फेज़ के बराबर, उसी तरह अब लाइन वाले भी सारे बराबर। तो ये देखिए मेरा फेज़ वोल्टेज है, सारा मेरा फेज़ है 1 2 3 4, और ये मेरा लाइन है, ठीक है। तो लाइन तो चलो EL लिख देते हैं इसको, लाइन छोड़ो। ये देखो इन बैलेंस सिस्टम, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? ऑल लाइन करंट ना लिखो, क्योंकि करंट तो देखो डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा में जाहिर सी बात है करंट तो और लाइन करंट ये हमने शो कर ही दिया है कि इनका रिलेशन शो कर ही दिया। रिलेशन चाहिए हमें वोल्टेज का, तो हम लिखते हैं वोल्टेज, ऑल लाइन वोल्टेज आर इक्वल, सारे लाइन वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल हैं, ऑल फेज वोल्टेज आर इक्वल, ठीक है। सारे यार क्या लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज सारे इक्वल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे ERY को हम EL लिख सकते हैं, EL इज इक्वल्स टू √, इन सारों को, ये जितने मेरे फेज़ वाले टर्म हैं, इन सारों को हम ये लिखते हैं EP, तो क्या हो जाएगा? EP का स्क्वायर 2EP, तो ये भी EP का स्क्वायर। तो ये देखो EP का स्क्वायर प्लस EP का स्क्वायर प्लस 2EP का स्क्वायर cos थीटा कितना है मेरा? थीटा कितना है मेरा? 60 डिग्री है। EL इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2EP² प्लस 2EP² cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे 2EP² हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस cos 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 डिग्री में भी याद हो, नहीं याद है कोई बात नहीं, cos 60 डिग्री होता है sin 30 डिग्री का उल्टा, sin 30 डिग्री 1/2 आपको याद ही रहेगा। EL इज इक्वल्स टू √2EP², और मेरे ख्याल से क्लियर नहीं आ रहा है ना, ये क्लियर हुआ? ओ भैया, एक हाथ में फ़ोन एक हाथ से लिखना है, ठीक है। 1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो गया ये। तो EL इज इक्वल्स टू √2EP² 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? √3EP, ठीक। तो ये मेरा रिलेशन आया लाइन और फेज के बीच में कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज। ये मेरा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे तो न्यूमेरिकल वगैरह आता है, और AKTU में इसके ऊपर आपका जो है ये प्रूफ भी पूरा पूछा जाता है, तो ये प्रूफ भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और आपको भाई साहब, और आपको जो है न्यूमेरिकल भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रूफ तो खैर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।